वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि कल की क्लास में आपने यूपीपीसीएस पेपर 5 के जितने भी सिलेबस थे उन सिलेबस को आपके सामने सब्जेक्ट वाइज जितने भी टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उसका बहुत अच्छे तरह से डिस्कशन किए थे। और कल की क्लास में बताए थे कि आपके अगले क्लास में जो आपका यूपीपीसीएस का जो मेंस पेपर 6 है यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 2 यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 1 का जितने भी सिलेबस था उनको मैंने कल डिस्कस कर दिया था। और आज जो हम डिस्कस करेंगे यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 2 जो जुड़ा है उसका पूरे सिलेबस आपका सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक बेहतर तैयारी नहीं हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़े आपके पास चुनौतियां यह होती है, अगर आपके पास क्या होता है सिलेबस पूरा दम टू दी पॉइंट आपके पास दिमाग में सेट आपका है तो आपको तैयारी करने में क्या होता सुविधा होती है कि किस टॉपिक हमको पढ़ना है, किस टॉपिक्स जो आपके दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह सभी सिलेबस से ही अंदाजा लगाया जाता है। तो आपको हम ये नहीं अगर चाहते तो दोनों पेपर का सिलेबस यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल 1 और उत्तर प्रदेश स्पेशल 2 अर्थात आपके पाठ्यक्रम में जो आपका जो पेपर 5 और पेपर 6 से जोड़े गए हैं इनको एक दिन में ही डिस्कस कर दिए होते। लेकिन आपके सुविधा के लिए मैंने बोला कि एक तो जो आपका सिलेबस दिया है उसको पूरा बारीकी से समझिए। क्योंकि जब तक अगर आपका सिलेबस क्या होता है 25% तैयारी का होता है आपका पूर्ण ऐसे ही हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपको अभी तक उनका सिलेबस पता नहीं होगा, तैयारी शुरू कर दिए हैं। जब तक आपकी रणनीति बेहतर नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन होने की संभावना ना के बराबर होती है। अगर आपकी रणनीति अच्छा होती है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वही ज्यादा ना बात करते हुए सीधे अपना ध्यान जो है वह क्लास पर केंद्रित करते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 2 अर्थात जो पेपर 6 के नाम से यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन में आया है उसमें हम क्या करें मेंस के जो पेपर 6 है उसका डिस्कस करते हैं। इसका सिलेबस आखिर है तो है क्या। सबसे पहले हम बात करें यानी आपका जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है यूपीपीसीएस मेंस पेपर 6 अर्थात उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 2। इसमें आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आपका पर्यावरण, साइंस टेक और कुछ अन्य मुद्दे भी शामिल किए गए हैं। यानी इन सभी जो सिलेबस जो है आपको पूरा जितने भी लिखा हुआ है वह आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। देखिए कैसे भी सेट करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप अगर सिविल तैयारी कर रहे हैं तो आप आपका इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी पढ़ना है बल्कि उत्तर प्रदेश विशेषकर यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल की आपका क्या है इकोनॉमी पढ़ना है। इसमें आपका जो टॉपिक है पहला टॉपिक आता है आपका राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो जब हम डिस्कस करेंगे पूरे टॉपिक को तब वहां पे बहुत आपका क्या है डिटेल जाएंगे और समझाएंगे कि राजकोषीय नीति क्या होती है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए आप आम बोलचाल की भाषा में रखिएगा कि सरकार के कुल आय और सरकार के कुल व्यय से संबंधित जो नीति बनाई जाती है उसी को राजकोषीय नीति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझाइए, आपका मान के चलिए कि सरकार है, सरकार का इस साल का इनकम हुआ 100 रुपया। कितना हुआ इनकम? 100 रुपया। यानी सरकार का जो इस साल का इनकम हुआ 100 रुपया, लेकिन सरकार का इस साल का जो खर्चा है वह 105 रुपया हुआ। यानी इस साल सरकार जो है आपका कितना है 5 रुपया क्या है घाटे में है। 5 रुपया सरकार क्या है घाटे में है। तो इस 5 रुपया सरकार क्या करेगी, या तो किसी से उधार ले सकती है या तो अपनी संपत्ति को बेचकर किसी से प्राप्त कर सकती है, या तो आपका डोमेस्टिक लोन ले सकती है या तो आपका एक्सटर्नल लोन यानी विदेशों से लोन ले सकती है। तो इस 5 रुपया जो आपका सरकार घाटे में जा रही है यानी ऐसी इस सभी का अध्ययन जो है वह आपको राजकोषीय नीति में किया जाता है। इसमें कई प्रकार का होता है। इसमें घाटे जब पढ़ाएंगे तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, बचत घाटा, मौद्रिक घाटा, इन सभी के बाद कहता है कैसे सरकारी 5 रुपया के मतलब मैच करेगी। यानी यह आपका पूरा सरकार की क्या है, यही आपका सरकार की क्या करता है जो स्वास्थ्य पे क्या करता है असर डालता है। तो इन सभी मुद्दों का बहुत चर्चा करना पड़ेगा। इसका दूसरा टॉपिक जो है वो है कर। यानी कर
कर सरकार से विशेष कर जब पढ़ेंगे तो आपको कहीं प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, जिसमें आपका जीएसटी भी आ गया, प्रत्यक्ष कर को ये सब बात जो करेंगे तो कर आप देखते होंगे कई सारे लोग जो होते हैं वह कर चोरी करते हैं। और एक विषय पढ़ेंगे कर चोरी, कर वंचन, एक होता है कर परिहार। ये सभी सरकार को क्या है, कर को कैसे मैनेज किया जाए कि आपका सरकार के चोरी के जो कर से प्राप्त होने वाला हिस्सा है वो ज्यादा हो, लेकिन सरकार की जो कर से प्राप्ति होना इनकम ज्यादा हो, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वह आम जनता पे ना जाए। इन सभी को बेहतर करने के लिए आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए। एक बेहतर कर वसूलने के लिए सरकार के पास कौन कौन से उपाय होने चाहिए ताकि आम जनता का क्या हो, परेशानी ना ही आपका क्या हो, कर वंचन हो, कर चोरी हो, कर ये सब नहीं हो। यानी सरकार को क्या टैक्स क्या सरकार जो है वह क्या करती है, कर को क्या करता है, ज्यादा ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन कर को बेहतर करने के लिए, कर को जो इनकम जो है उसको बेहतर करने के लिए उनके पास क्या रणनीति होनी चाहिए। इन सभी मुद्दे पे क्या होगा, कुछ चर्चा करना पड़ेगा। यानी पूरा टॉपिक जो है कर एंड टैक्स और नॉन टैक्स पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ हम बात करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसा कि आप सभी को पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, आज सरकार जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर विशेष ध्यान दे रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आखिर है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, सरकार क्यों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लाना चाहती है, साथ ही इसकी हम बात करेंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की क्या कुछ कमियां भी हैं, आलोचनाएं भी है। इन सभी मुद्दे पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। तीसरा टॉपिक बात करेंगे निवेश का। आखिर निवेश होता क्या है, निवेश एक होता है निवेश और एक होता है विनिवेश। यानी कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो पूरा इकोनॉमी का टॉपिक भी सरकार वहां से मतलब पीसीएस वाले क्या किए हैं, लोकसभा में किए हैं, वहां से उठा के पूरा यहाँ डाल दिए हैं। इसमें आप निवेश बात करेंगे, जब निवेश बात करेंगे तो निवेश बात करेंगे, इसे बताएंगे कि एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, इसके साथ ही आपका बात करेंगे तो एफआईआई क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, मॉरिशस रूट क्या होता है। इन सही मुद्दे पे क्या करेंगे, मॉरिशस सिंगापुर जो रूट है उस पर क्या होता है, इन सही में चर्चा करना पड़ेगा। और साथ ही सरकार में देखेंगे कि आपका हाल ही में बहुत सारे क्या है लोग निवेशक जो है उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, उनको कैसे सरकार सुविधा देना चाहती है, इन सभी पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा निवेश का। चौथा आपका है बुनियादी ढांचा। जब तक आपके पास बुनियादी ढांचा से इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तब का आपके राज्य का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य शिक्षा भी जो है आपका सही नहीं होंगे। जितना अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छा आपका विकास की प्रक्रिया में आगे की ओर बढ़ेंगे। इस बात हम करेंगे, यहाँ पे बुनियादी ढांचे की बात करेंगे। सरकार इसके साथ ही सरकार कई सारे सामाजिक आर्थिक योजनाएं लाती है। उसके बाद ताकि आप देखते होंगे कि औरतों के लिए विशेष योजनाएं देते हैं, महिलाएं के लिए लाया जाता है, बच्चे के लिए लाया जाता है, दिव्यांग के लिए लाया जाता है, वृद्ध व्यक्ति के लिए लाया जाता है। इन सभी जो योजनाएं सरकार ला रही है, जो कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, क्या इनकी पहुंच जो है उन जिनके लिए यह योजना लाई जा रही है, इन योजनाओं का पहुंच उस व्यक्ति को का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पहले क्या था कि अगर सरकार से 1 रुपया किसी व्यक्ति को, लाभार्थी को लाभ दिया जाना है तो उस 1 रुपया को बढ़ते बढ़ते क्या होता था, उस व्यक्ति मान लीजिए कि निचले पायदान पे इस व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को सरकार ने कहा कि 1 रुपया का हो, इसको पहुंचना, इसको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन यह 1 रुपया ऊपर से नीचे तक ऐसा क्रमोर बना हुआ था कि इस व्यक्ति को 1 रुपया की जगह अगर 10 पैसा भी मिल जाता था तो बड़ी मुश्किल से, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति थी उस समय। यानी सरकार ने इस व्यक्ति के लिए आपको 1 रुपया दिया कि चलो इस व्यक्ति को 1 रुपया लाभ पहुंचाया जाएगा, लेकिन वह 1 रुपया बीच में जमाखोर क्या नाम उसको, इस तरह का भ्रष्टाचार था कि जिस व्यक्ति का कोई 1 रुपया मिला था उसको 10 पैसा मिल जाता था तो भगवान भरोसे, भगवान को शुक्रिया अदा करते थे। आज सरकार क्या है, डीबीटी के माध्यम से उस व्यक्ति को सीधे, जिसकी योजनाएं लाई जा रही है उसे सीधे खाते में दिया जा रही है। जैसे किसानों के लिए आपका किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसा क्या है, सरकार की जो भी बेनिफिट है वो डीबीटी के माध्यम से क्या होगा, उसके खाते में पहुंचाया जा रहा है। यानी इन सभी मुद्दे पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी परियोजनाएं हैं
उन पे आपको पूरा डिटेल पढ़ना होगा। इसके साथ ही अगला टॉपिक जो है वो है बजट। बजट और पब्लिक फाइनेंस पढ़ना होगा। लेकिन बजट में ये नहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 से इसके लिए इतना बजट पेश किया गया, 21-22 से इतना पेश किया गया, 19-20 के लिए इतना पेश किया गया था, ये सब नहीं। बजट की विशेषताएं क्या है, हल्का सा फैक्ट, कॉन्सेप्ट और आपका कंक्लूजन, इन सभी मुद्दे पर चर्चा करना पड़ेगा। बजट की कुछ आलोचनाएं की जाती है, इसे ही बात करेंगे। उसके बाद संसाधन है अगला टॉपिक, जिसमें आपका भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन की बात करेंगे। भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, इसके साथ ही जब ऊर्जा के टॉपिक में आएंगे तो ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, इन सब सीधे नाम लिखा हुआ है आपके सिलेबस में ऊर्जा। अगला टॉपिक जो आपका है इकोनॉमिक्स का, वो है आपका व्यापार और वाणिज्य। लेकिन जब व्यापार और वाणिज्य पढ़ेंगे तो यहीं पे आपको उद्योग भी पढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपका व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्या होगा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टॉपिक आप देखेंगे यहां पे एग्रीकल्चर से पेपर 2 में डाला गया है और पेपर 1 में भी डाला गया है। तो अगर दोनों को आप एक जगह पढ़ लेंगे तो पेपर 1 में लिखिए या पेपर 2 में लिखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका है टॉपिक जो है वो है आपका पीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर, जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मान के चलिए यह कोई पुल बनाया जाना है, इसको क्या है, पुल बनाया गया है। अगर इस पुल को सरकार बनाती है तो इसको क्या कहते हैं, पब्लिक है। लेकिन अगर इस पुल को केवल निजी लोग, निजी आपका कंपनियां बनाती है, निजी व्यक्ति बनाता है, तो बोलते हैं क्या है भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर सरकार और निजी दोनों सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर जब किसी काम को करते हैं, उसी को बोलता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें कई सारे मॉडल हैं, उनसे मॉडल आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, तो बस वही आपको उत्तर प्रदेश विषय में मिलाकर पढ़ लेना है। आपका सिलेबस क्या होगा, यहाँ से आपका इकोनॉमी का जो पोर्शन होगा आपका कंप्लीट होगा। यानी कुल मिलाकर आपके इकोनॉमी में राजकोषीय नीति, टैक्स, वन डिस्ट्रिक्ट, वन पोर्टल, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, योजना, परियोजना, बजट, लोकवित्त, संसाधन, इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ना है। इतने से आपके काम चले जाएंगे। इसके साथ आगे हम बात करेंगे आपका ज्योग्राफी का जो पोर्शन आया है, जो आपके पाठ्यक्रम में जो जोड़ा गया है, उसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी क्या क्या है। सबसे पहले करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। बहुत से लोग के हमारे स्टूडेंट को भी मालूम नहीं होगा कि आपका भौगोलिक स्थिति, अरे यार देख लेंगे उस समय, लेकिन जब आपका सिलेबस जो है वो आपको जो दिए हुए है उसको गंभीरता से लीजिए। आज होली की त्योहार में लोग सो भी रहे अच्छी तरह से, मजा भी कर रहे हैं, आप मजा करिए, लेकिन साथ में आप लोग सभी स्टूडेंट क्या है, मजा कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, आप उनसे बेहतर करना चाहते हैं तो आप अभी क्या करें, सिलेबस को बारीकी से समझ लीजिए। अगर आपके पास सिलेबस कंठस्थ हो जाएगा तो आपकी 25% तैयारी हो जाती है, ऐसे ही पूरा हो जाती है। तो आइए इधर की बात करते हैं, सीधे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उसके साथ ही आप इधर भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे तो ये दिखा देगा भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने के लिए कई सारे कारक होते हैं, जो कि आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ करते चले जाना है यूपी में स्पेशल में। इसके बाद अगला जो है आपका उत्तर प्रदेश की मौसम पढ़ेंगे। उसके बाद जलवायु, बहुत से आपको डिफरेंस पता होगा कि मौसम क्या है, जलवायु किसे कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप इंडिया के मौसम और इंडिया की जलवायु को ना पढ़ते हुए आपको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में गंभीरता से घुसना पड़ेगा। और घुसने के बाद क्या होगा, आपको उत्तर प्रदेश की जलवायु से भली भांति आप लोग परिचित होंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो आता है आपका खनिज का। जब हम पिछला जब बैच पढ़ाए थे उसमें आपका यूपी एक्सेशन प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहे थे, उसमें कई सारे पूरा, हालांकि जो वीडियो जो है वो यूट्यूब से भी हटा दिया गया होगा। अगर वो क्लास आप किए होते तो आपको फैक्ट तो करीब कंप्लीट होता, लेकिन थोड़ा सा खाली ब्रीफ करते हुए चले जाते, आपका मेंस क्लियर हो जाता है यहाँ से।
हम पूरा खनिज को बताए थे कि उत्तर प्रदेश कौन कौन सी बेल्ट जो है वो आपके खनिज के लिए दृष्टि महत्वपूर्ण है। वहां पे बहुत डिस्कस चर्चा किए थे। इसका जो मैंने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती पूरा मैप समझाए थे। यानी उत्तर तक लगभग 20 से 25 क्लास हमने करवाया था, यूट्यूब पे करवाया था पूरा प्रीलिम्स के लिए। उसमें आपका आरोप, चाहे वो आपको यूपी में कोई एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स के, तो आप पूरा मैप्स पढ़ाए थे। उसमें आपको उत्तर प्रदेश लगभग 25 से 30 लेक्चर था। हालांकि उस लेक्चर जो है यूट्यूब से हटा दिया गया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेक्चर अगर हो सकता है तो प्रोवाइड करवा देंगे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश सिंचाई व्यवस्था देखेंगे। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश पूरा मैप अगर लोकेशन क्लियर रहेगा तो आप देखते होंगे आपका सिंचाई व्यवस्था क्या है। योजना में नहीं करवाया था, योजना में उत्तर प्रदेश नहीं करवाया था, परियोजना पूरा करवाया था। पूरा डिस्कस किया था पूरा मैप से, उसका जो भी आपका जो फैक्ट जो था वो आपका सब डिस्कस किए थे। चलिए आइए टॉपिक पढ़ते हैं। यानी उत्तर प्रदेश भूगोल में आएंगे आपका तो मौसम, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक आपको खनिज पढ़ना है, फिर आपका सिंचाई है, फिर आपका अफवाह पढ़नी। जिस प्रकार से भारत के अफवाह प्रणाली पढ़े थे वहीं पे आपका थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश के अफवाह प्रणाली भी आप भली भांति परिचित होंगे, नहीं होंगे तो आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की वनस्पति, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की वनस्पति है, उसके बाद जब वनस्पति पढ़ेंगे तो वहीं पे उत्तर प्रदेश में वन पढ़ना पड़ेगा। वन जो नई वन रिपोर्ट जो आई है उसको आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ ही परिवहन तंत्र पढ़ना होगा। जब आप वाह प्रणाली पढ़ेंगे वहीं पे आपका परिवहन तंत्र भी पढ़ा दिया जाएगा। यहीं पे वनस्पति जब पढ़ेंगे तो वहीं पे वन और रिपोर्ट आप डिस्कस करेंगे। यानी सब अलग अलग बांट के नहीं पढ़ना है, आपका सिलेबस में लगा दिया हुआ है, लेकिन सब आपको एक जगह इकट्ठे आप क्या करेंगे पढ़ेंगे तो आपका तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर, जैसे कल एग्रीकल्चर में कुछ बात किए थे, यानी आप बात करेंगे आज एग्रीकल्चर जो है वो व्यवसायीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस व्यवसाय कृषि में क्या क्या समस्याएं आ रही है, इसके साथ ही इन समस्याओं का क्या समाधान है, इन सभी बातों को पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे भी, आपका इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा वहां से लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है एग्रीकल्चर का पार्ट बहुत अच्छा दिया रहता है। उत्तर प्रदेश में मृदा, उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र हो गया। चलिए उत्तर जो व्यवसायिक फसल पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे अंगूर, रेशम, बागवानी कृषि को सरकार बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं लाई जा रही है, उसके साथ ही सरकार को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस सभी मुद्दे पे क्या होगा आपको देखना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो ज्योग्राफी में आपका उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की मौसम, उत्तर प्रदेश की जलवायु, खनिज, सिंचाई, अफवाह प्रणाली, उसके बाद वनस्पति, वन रिपोर्ट, परिवहन तंत्र, कृषि, मृदा, उसके बाद व्यावसायिक फसल, इन सभी मुद्दे पे आपको चर्चा करना पड़ेगा। यह आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के जो भी सिलेबस आपके समय दिया हुआ था वह आपके सामने पेशकश कर दिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट में जो पहला टॉपिक है उसमें आप बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद बात करेंगे आप जलवायु, पहला बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, इससे बात करेंगे। हालांकि कुछ टॉपिक जो है वो आपका डायरेक्ट दिया है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है वह इनडायरेक्ट है और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। पारिस्थितिकी जब पढ़ेंगे तो वहीं पे आपका क्या है, आपका जैव विविधता ये सब वहीं पे देख लिया जाएगा। यहीं पे जब पढ़ेंगे तो आपका राष्ट्रीय उद्यान देख लिया जाएगा, वन्य जीव अभयारण्य देख लिया जाएगा, इसके साथ ही मैंग्रोव भी देख लिया जाएगा, रामसर साइट देख लिया जाएगा। अभी नहीं उत्तर प्रदेश कौन कौन से रामसर साइट है, रामसर किसी भी स्थल को रामसर स्थल में शामिल होने के लिए, किसी भी क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित करने के लिए क्या मानदंड होनी चाहिए, क्यों किसी क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया जाता है, उसकी लाभ क्या होती है। आप देखते होंगे कि भी 75 या 76 के आसपास रामसर साइट हो चुके हैं, 75 क्षेत्र हो गए। तो रामसर साइट आदि घोषित क्यों जाता है, इससे मुझे लाभ क्या है। पहले 49 था, लेकिन आजादी के अमृत वर्ष में आपका 75 रामसर साइट हो चुके हैं। लेकिन किसी स्थल को रामसर साइट घोषित होने से फायदा क्या है, अगर किसी क्षेत्र को रामसर साइट घोषित होता हो तो उसका लाभ क्या है, किसी क्षेत्र को रामसर साइट घोषित होने के मानदंड क्या होने चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो आपका जब
पर्यावरणीय प्रदूषण, जैसा कि कल भी हम बात किए थे, क्या डेवलपमेंट की प्रक्रिया में वनों का विनाश हो रहा है। आखिर जो वनों का विनाश हो रहा है, कई सारी कंपनियां खुल रही है, तो क्या आपका उससे निकलने वाले जो आपका जो जहरीली गैस होंगी, जो कचरे होंगे, इससे पर्यावरण क्या होगा, क्या नुकसान, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज देखते होंगे दीपावली में क्या होता है, बड़ी मात्रा में लोग पटाखे छोड़ते हैं, जो कि हम लोग खुशी का त्योहार में पटाखे छोड़ना भी चाहिए। लेकिन इस पटाखे पे से हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सरकार ने हर साल आपका रिपोर्ट जारी करती है। और इसके साथ ही और हम बात करें तो इसके साथ ही कहा जाता है कि सर आज प्रदूषण है, इस प्रदूषण से निपटने के लिए यहाँ पे कई सारे प्रदूषण को बढ़ा दिया जाएगा। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सही मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि प्रदूषण के नियंत्रण करने का सरकार तो कदम तो उठा रही है, ये तो नहीं कि आज हम पटाखे छोड़ तो आज ही प्रदूषण होगा। आजादी के पहले मान चले आजादी से ले चलते हैं, हर सरकार जो है वो हर संभव प्रयास कर रही है प्रदूषण निपटने के लिए, लेकिन फिर भी हम प्रदूषण को किस स्तर तक कम कर सकते हैं, किस स्तर तक कम किए हैं और आगे की क्रिया क्या होगी, इस मुद्दे पे क्या करेंगे। आपको यहाँ पे कई सारे प्रदूषण साथी पर्यावरणीय प्रदूषण पे गंभीरता से चर्चा करना होगा। ये अभी आपका सिलेबस में दिया हुआ। प्रदूषण की नियंत्रण करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किया गया है। तो ये इस परिषद का कार्य क्या है, आखिर जो सरकार द्वारा गठित किया जा रहा है, आखिर इसका मकसद है क्या। अब यही पूछा जाएगा इसलिए कि आप प्रदूषण नियंत्रण परिषद की कार्य एवं भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। सीधे क्वेश्चन बन जाए कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद की कार्य की आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब बताइए, थोड़ा सा अगर पता रहेगा तो आप इसको कायदे से लिखते चले जाएंगे। यानी आपका जो नंबर टॉपिक है वह आपका जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण और आपका इन सभी मुद्दे पे आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी टॉपिक जो प्रश्न आता है वह आपका था साइंस टेक। आज जिस तरह से देख रहे होंगे अपराधी क्या है, हाईटेक हो रहे हैं, तो हमारे पुलिस बल को भी हाईटेक होना पड़ेगा। पता चला कि अपराधी के पास नए नए टेक्नोलॉजी की आ रहे हैं और हमारी पुरानी पुलिस परंपरा जो है उनके पास पुरानी ही है। पता लगा कि आप कई साल बार देखे होंगे कि हमारे पुलिस बल के द्वारा पता लगा कि वहां पे अपराधी भाग रहा है और अब भाग रहा है, अभी जैसे सोचेंगे कि राइफल मारे, राइफल चल गए तो उनका राइफल जो है काम नहीं कर रहा है। तो बस क्या होगा, आपका जो साइंस जो है, जो टेक्नोलॉजी है, इसके दृष्टिकोण से आपको बेहतर होना पड़ेगा। अब पता लगा कि अपराधी के पास 2023 का क्या है, हाईटेक रिवॉल्वर है, हाईटेक रिवॉल्वर है, और आपके पास 1990 का रिवॉल्वर उससे निपटने के लिए। अपराधी से पकड़ाएगा? नहीं पकड़ाएगा, कहां से भाग जाएगा। पता लगा फायरिंग करने गए, पता 4 भाग निकल देगा। तो ये सब नहीं, यह आपको क्या है, फिर भी आप आजकल उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है। आप अपराध का ग्राफ जो काफी नीचे बढ़ा है, काफी नीचे घटा है। तो इन सभी जो आपका पास सरकार जो है साइंस पे बहुत फोकस कर रही है। तो यह आपको उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। यानी आपका उत्तर प्रदेश विज्ञान और तकनीकी का प्रसार होगा, यहीं पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखना पड़ेगा। इन सब मुद्दों को देखना पड़ेगा। इस बार अगला जो टॉपिक आता है उसमें जनसंख्या तो पढ़ना ही है, जनसंख्या है, आपका नगरीकरण है, इस आपको वहां पे देख लिया जाएगा। अगला जो कुछ है वो आपका है डेवलपमेंट संबंधी मुद्दा है। यानी कुल मिलाकर आपका जो सेकंड जो पार्ट जो उत्तर प्रदेश स्पेशल जो पेपर 2 है, यानी जो मेंस पेपर 6 के नाम से आपके सामने है, उसमें आपका इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक क्या है और डेवलपमेंट संबंधित है। यानी इतना टॉपिक को क्या करेंगे, आपका सिलेबस में सीधे आपका 2 डी पॉइंट दिया हुआ है। इसको उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको इस लेक्चर को देखने के बाद आपका सिलेबस जो होगा यानी आपके माइंड में सेट हो गया होगा। और आपके पास कोई इंक्वायरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देगा। हालांकि क्लास जो है उसके कमेंट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं।
उम्मीद और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप अभी पूरा प्रीलिम्स फोकस करें और 14 में को आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स देकर मेंस को अग्रसर होंगे और मेंस में इस टॉपिक से आपके सामने क्या होगा, सामना होगा। इसलिए आप ज्यादा प्रेशर ना लें, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आप इस टॉपिक इसे ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट जो हो गया वो पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे वह इन सभी टॉपिक से भली भांति परिचित होंगे। हालांकि थोड़ा सा उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल क्या है आपको जोड़ना होगा। सरकार का ध्यान है, सरकार का कहना है कि आप उत्तर प्रदेश के अधिकारी बनने जा रहे हैं, अधिकारी के रूप में चयनित हो रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के ज्ञान से भली भांति क्या हो, परिचित होनी चाहिए। तो आज क्लास को यहीं पे रखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है और आपका जिसका इंतजार था वो घड़ी भी आ गई है। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि इस बार आप लोग होली जो मनाएं बहुत धूमधाम से मनाएं, इंजॉय करें और इसके साथ ही इंजॉय करते हुए आप अपनी लाइफ को जो गोल है उसको भी अचीवमेंट क्या करेंगे। तो हमारी तरफ से सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सफल हो और इस साल आप चयनित होकर उत्तर प्रदेश में अधिकारी बनकर अपने सपना को साकार करें। इसलिए आप सभी को हैप्पी होली, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो। इसके साथ ही आप सभी को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।